स्टार ट्रेक पिकार्ड सीजन 1 एपिसोड 8। इससे पहले के सभी एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि 14 साल पहले 8 फोल्ड स्टार यानी कि ऑक्टेनरी स्टार सिस्टम के AIA द ग्रीफ वर्ल्ड प्लेनेट पर जाटवाश की 11 सिस्टर मेंबर्स पहुंचती हैं। इन सिस्टर मेंबर्स में कॉमोडोर ओ, रीजो और रीजो की आंटी रामडा भी शामिल होती है। ये सभी मेंबर्स एक एनर्जी रिंग के चारों तरफ सर्कल बनाकर खड़े होते हैं और फिर उसके बाद कॉमोडोर ओ जाटवाश की सभी मेंबर्स को बताना शुरू करती है कि हमारे फाउंडर मेंबर्स ने काफी समय पहले इस जगह को खोजा था और तब उन्हें इस रिंग से पता चला था कि इस प्लेनेट पर क्या हुआ था। इस प्लेनेट पर भी एक ऑर्गेनिक सिविलाइजेशन रहती थी, ठीक हमारे और इंसानों की तरह, मगर फिर उस सिविलाइजेशन ने सिंथेटिक एंड्रॉइड्स को बनाना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद जैसे जैसे वो एंड्रॉइड्स और ज्यादा समझदार होने लगे वैसे वैसे उन्होंने इस प्लेनेट पर रहने वाली ऑर्गेनिक सिविलाइजेशन को खत्म करना शुरू कर दिया और फिर आखिर में इस प्लेनेट पर रहने वाली ऑर्गेनिक सिविलाइजेशन को अपनी जान बचाने के लिए ये प्लेनेट छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन जाने से पहले उस सिविलाइजेशन ने इस रिंग को एक वार्निंग के तौर पर यहाँ पर छोड़ दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो पूरे यूनिवर्स को ये बता सके कि जो गलती उन्होंने करी वो गलती पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई और ऑर्गेनिक लाइफ ना करे। हमें अभी भी उस सिविलाइजेशन का नाम नहीं पता जिस सिविलाइजेशन ने इस रिंग को बनाया और यहाँ पर छोड़ दिया। लेकिन जब हमारे फाउंडर मेंबर्स ने इस रिंग के दिखाए विजन को देखा तो उन्हें समझ आ गया था कि सिंथेटिक लाइफ फॉर्म लाइक एंड्रॉइड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी सिविलाइजेशन के लिए अच्छे नहीं है और न ही सिंथेटिक लाइफ यूनिवर्स के लिए अच्छी है। और फिर जैसे ही हमारे फाउंडर मेंबर्स को इस बात का एहसास हुआ वैसे ही उन्होंने एक सीक्रेट संगठन जाटवाश की स्थापना कर दी और ये फैसला किया कि जाटवाश इस पूरे यूनिवर्स से सिंथेटिक लाइफ को खत्म कर देगा ताकि जो AIA प्लेनेट की सिविलाइजेशन के साथ हुआ वो किसी और सिविलाइजेशन के साथ ना हो। और अब आप सभी मेरी बहनें जाटवाश की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए और जाटवाश के मकसद का हिस्सा बनते हुए इस रिंग को छुओगे और उस विजन को देखोगे जो ये रिंग दिखाएगी। और इस रिंग को छूने से पहले ही मैं अपनी सभी बहनों को एक बात बता दूं कि इस रिंग को छूने के बाद जो ये रिंग आपको विजन दिखाएगी उसकी वजह से हो सकता है कि आप पागल हो जाओ, मगर जितनी भी बहनें सही सलामत बचेंगी वो फिर से हमारे मकसद के लिए काम करेंगी और इस पूरे यूनिवर्स से सिंथेटिक लाइफ को खत्म करेंगी। अब इतना बोलने के बाद सभी 10 सिस्टर्स कॉमोडोर ओ के ऑर्डर्स पर उस रिंग को छूती हैं और जैसे ही सभी 10 सिस्टर्स उस रिंग को छूती हैं वैसे ही उन्हें दिखाई देता है कि प्लेनेट AIA पर क्या हुआ था और फ्यूचर में यूनिवर्स के अंदर सिंथेटिक लाइफ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से क्या क्या होगा। अब हम देखते हैं कि इतना भयानक नजारा देखने के बाद रीजो को छोड़कर बाकी सभी बहनें पागल हो जाती हैं। पागल हो जाने के बाद कोई सिस्टर पत्थर से अपना सर फोड़ने लगती है, कोई अपने आप को फेजर से उड़ा लेती है और कोई रामडा की तरह अपने बालों को नोचने लगती है। अब जैसे ही कॉमोडोर ओ ये देखती है कि रीजो का मेंटल लेवल एकदम सही है तो वैसे ही वो रीजो को बोलती है कि अब हमें सिंथेटिक लाइफ को खत्म करने का काम शुरू करना होगा और हमारे काम की शुरुआत होगी प्लेनेट मार्स से जहाँ काफी सारे एंड्रॉइड्स हैं। और अब हमें यहाँ पर दो चीजें समझ आ जाती हैं। पहली तो ये कि मार्स पर हमला कॉमोडोर ओ के ऑर्डर्स पर हुआ था और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जाटवाश ने रोमुलेंस कंट्रोल एरिया और सिविलाइजेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड्रॉइड्स या कोई भी सिंथेटिक लाइफ को इसीलिए बैन किया हुआ है क्योंकि जाटवाश अपनी सिविलाइजेशन का हाल AIA प्लेनेट की सिविलाइजेशन जैसा नहीं होने देना चाहता था और न ही जाटवाश यूनिवर्स की किसी और सिविलाइजेशन का हाल प्लेनेट AIA की सिविलाइजेशन जैसा होने देना चाहता था। और सिर्फ इसी वजह से, इस विजन की वजह से ही रोमुलेंस को सिंथेटिक्स और बॉर्ग से बहुत ज्यादा नफरत है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम आर्टिफैक्ट पर देखते हैं कि पहले तो रीजो बेहोश रामडा से इमोशनल बातें करती है और यहाँ हमें पता चलता है कि जब जाटवाश एक शिप में अपने पागल हो चुके सभी मेंबर्स को लेकर जा रहा था तो तभी कलेक्टिव ने एक बॉर्ग क्यूब की मदद से उस शिप को अपने अंदर एसिमुलेट कर लिया और फिर जैसे ही बॉर्ग क्यूब ने उस शिप को अपने अंदर खींचा और रामडा बॉर्ग क्यूब के अंदर पहुंची तो वैसे ही बॉर्ग क्यूब में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से रामडा और ज्यादा पागल हो जाती है और बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने लगती है। रामडा की चीखें इतनी ज्यादा पावरफुल होती हैं कि बॉर्ग क्यूब के साथ साथ कलेक्टिव को भी उससे नुकसान हो रहा था और जैसे ही कलेक्टिव डैमेज होने लगता है वैसे ही कलेक्टिव खुद को बचाने के लिए उस बॉर्ग क्यूब को अपने आप से अलग कर देता है जिस बॉर्ग क्यूब के अंदर रामडा होती है। और फिर जैसे ही उस बॉर्ग क्यूब का कनेक्शन कलेक्टिव से कट होता है वैसे ही जाटवाश ने अपने तालशियार के मेंबर्स की मदद से उस अलग हो चुके बॉर्ग क्यूब पर कब्जा कर लिया और उसे रोमुलेन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बना लिया और उसके अंदर एक प्राइवेट रिसर्च शुरू कर दी जिसको नाम दिया गया बॉर्ग रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट। अब रीजो रामडा से बात करने के बाद अपना काम करने लगती है और अपने लोगों को बोलती है कि एलेनोर को जल्दी से जल्दी ढूंढकर मार दो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रीजो के सोल्जर्स रीजो के ऑर्डर को फॉलो करते हुए एलेनोर को ढूंढ लेते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर सेवन आ जाती है जो पहले तो एलेनोर को रोमुलेन सोल्जर्स से बचा लेती है और एलेनोर को मारने आए सभी रोमुलेन सोल्जर्स को मार देती है। और फिर आर्टिफैक्ट की क्वीन के रूम में जाकर आर्टिफैक्ट पर कब्जा करने के लिए खुद क्वीन बनकर उस आर्टिफैक्ट को ही एक छोटा कलेक्टिव बना देती है और फिर उसके बाद सभी बॉर्ग को कंट्रोल करने लगती है। अब एक तरफ तो सेवन बॉर्ग को कंट्रोल करके रीजो के लोगों को मारने लगती है, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रीजो भी इनएक्टिव बॉर्ग को सेवन के क्वीन बनने से पहले ही स्पेस में फेंकने लग गई थी। लेकिन रीजो ने बॉर्ग को मारने में थोड़ी देरी कर दी थी क्योंकि इससे पहले कि रीजो सभी बॉर्ग को स्पेस में
में फेंक पाती। उससे पहले ही आर्टिफैक्ट पर इनएक्टिव बॉर्ग एक्टिव होने लग जाते हैं और अब यही एक्टिव बॉर्ग रीजो को भी पकड़ने लगते हैं। अब जैसे ही बहुत सारे बॉर्ग रीजो को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वैसे ही रीजो अपनी जान बचाने के लिए वहां से टेलीपोर्ट हो जाती है। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही पिकार्ड और सोजी शिप पर पहुंचते हैं, वैसे ही रियोस की नजर सोजी पर पड़ती है और ना जाने क्यों रियोस सोजी को देखते ही बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पिकार्ड घबराए हुए रियोस से बोलता है कि रियोस इस शिप को सबसे नजदीकी स्टार फ्लीट के स्टार बेस पर ले चलो। अब हम देखते हैं कि रियोस पिकार्ड की बात सुनता है और उससे ये बोलकर चला जाता है कि सबसे नजदीकी स्टार बेस डीप स्पेस 12 है और मैं तुम्हें वहीं पर उतार दूंगा। मैं अब इस मिशन को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। अब इतना बोलने के बाद रियोस शिप को ऑटो पायलट पर डालकर डीप स्पेस 12 का मैप सेट कर देता है और फिर उसके बाद शिप को चलाने के लिए अपने सभी 5 होलोग्राम्स को भी एक्टिव कर देता है। इन सभी होलोग्राम्स का काम अलग अलग था। किसी का काम नेविगेशन देखना था, किसी का काम शिप की मेंटेनेंस करना था, किसी का काम हॉस्पिटैलिटी देखना था, तो किसी का काम कुछ और था। इसी तरीके से रियोस के 5 होलोग्राम शिप को चलाने लगते हैं और फिर इसके बाद रियोस पूरी तरीके से खुद को लॉक करके शराब के नशे में धुत होने लगता है। अब एक तरफ तो रियोस सोजी के डर के मारे खुद को अपने रूम में बंद कर लेता है, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रफी पिकार्ड को जुराटी की असलियत बताती है और कहती है कि पिकार्ड, जब तुम जुराटी को शिप पर लेकर आए थे, मैंने तभी तुमसे कहा था कि मैं जुराटी को स्कैन कर ले रही हूँ। तुम्हें पता है कि वो तालशेयर के लिए काम कर रही थी, उसकी बॉडी के अंदर ट्रैकर मिला है और उसी ने ही ब्रूस मैडॉक्स को मारा था। अब रफी की बातें सुनने के बाद पिकार्ड इस बात पर यकीन नहीं करता, मगर फिर रफी के दिए गए सबूतों के आगे पिकार्ड को झुकना पड़ता है और अब उसे यकीन हो जाता है कि उसने जुराटी को मिशन पर लाकर कितनी बड़ी गलती करी है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि पिकार्ड सीएनसी के साथ मीटिंग करके उसे वो सारे सबूत दे देता है, जिन सबूत से ये साबित होता है कि मार्स पर एंड्रॉइड्स के किए गए हमले के पीछे सिंथेटिक्स के अंदर किसी तरीके की खराबी नहीं, बल्कि ये एक प्री प्लान्ड हमला था और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि किसी भी तरीके से सिंथेटिक्स को बैन करवाया जाए और एंड्रॉइड्स और सिंथेटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बदनाम किया जा सके। अब इस मीटिंग के अंदर सीएनसी पिकार्ड के दिए गए सबूतों को देखने के बाद उसकी बातों पर यकीन कर लेती है और उसे भी ये बात समझ आ जाती है कि एंड्रॉइड और सिंथेटिक बुरे नहीं हैं, बल्कि उन्हें साजिश के तहत बुरा बनाया गया। और अब जैसे ही सीएनसी को असलियत पता चलती है, सीएनसी एक एयरफोर्स की टीम को DS-12 में भेजने के लिए मान जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पहले तो पिकार्ड सोजी के साथ बैठकर खाना खाते हुए उसे अच्छा फील करवाने की कोशिश करता है और उसे उसके डेड डेटा के बारे में बताता है। अब यहीं पर काफी देर तक बात करने के बाद सोजी को भी पिकार्ड पर भरोसा हो जाता है और अब वो भी पिकार्ड के साथ इमोशनली जुड़ने लग गई थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सोजी से बात करने के बाद पिकार्ड होश में आ चुकी जुराटी से भी बात करता है और उसे कहता है कि जैसे ही हम लोग DS-12 पर पहुंचेंगे, वैसे ही तुम स्टार फ्लीट के सामने खुद को सरेंडर कर दोगी और तुमने ही ब्रूस मैडॉक्स को मारा है, इस बात को भी एक्सेप्ट करोगी। जुराटी पिकार्ड की बात सुनकर उसकी बात मान जाती है और फिर उसे बताती है कि कॉमोडोर ओ ने उसके दिमाग में विनाश का भयानक विजन डाला था और इसी विजन की वजह से उसने तालशेयर का साथ देने का फैसला किया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि एंड्रॉइड्स के बनने के बाद अर्थ पर भी वही होगा जो AIA प्लेनेट पर हुआ था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जुराटी सोजी से मिलती है और वो सोजी से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होने लगती है, क्योंकि उसके सामने एक ऐसा एंड्रॉइड था जिसको भूख प्यास सब लगा करती थी। वो भी इंसानों की तरह रोती थी, हंसती थी, नाक बहाती थी, उसे भी नींद आती थी, वो बिल्कुल इंसानों जैसी थी और यही तो जुराटी का एक ड्रीम एंड्रॉइड था। और जब सोजी जुराटी के सामने आई तो मानो जुराटी का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हो चुका हो और जैसे ही जुराटी की मुलाकात अपने ड्रीम एंड्रॉइड से होती है, वैसे ही उसके मन से ओ का दिखाया गया विजन पूरी तरीके से गायब हो जाता है। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रफी सबसे पहले तो रियोस के नेविगेशन होलोग्राम ENH से बात करते हुए उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि रियोस सोजी को देखकर इतना डर क्यों गया था। रफी का सवाल सुनकर ENH जवाब में बताता है कि जिस लड़की को रियोस ने देखा था उस लड़की का नाम जाना है, जिससे रियोस पहले भी मिल चुका है। अब रफी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। हालांकि रफी ENH से ये भी पूछती है कि रियोस इस लड़की से कहां पर मिला है, लेकिन ENH के मेमोरी डेटा के अंदर इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। अब यहीं पर रफी ENH की स्किल्स का फायदा उठाते हुए उसे एक इमेज दिखाती है। इस इमेज में 7 सर्कल बने होते हैं और इन सर्कल के बीच 8 छोटे छोटे गोले होते हैं। रफी इस इमेज को दिखाते हुए ENH को बोलती है कि जब मैं आर्टिफैक्ट की जांच कर रही थी तो तभी मेरी नजर पागल हो चुके रोमुलेंस पर पड़ती है और वो सारे पागल हो चुके रोमुलेंस इसी इमेज को बना रहे थे। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये इमेज क्या रिप्रेजेंट कर रही है। रफी के सवाल और उस इमेज को देखने के बाद ENH बोलता है कि ये एक ऑक्टेनरी के जैसा लग रहा है, लगता है कि वो लोग ऑक्टेनरी बनाने की कोशिश कर रहे थे, यानी एक ऐसा प्लेनेटरी सिस्टम जिसके अंदर 8 कंपोनेंट स्टार होते हैं। इस तरीके का प्लेनेटरी सिस्टम नॉर्मली देखने को नहीं मिलता, लेकिन एंशिएंट रोमुलन स्टार एटलस में इस तरीके के प्लेनेटरी सिस्टम के बारे में बताया गया है, मगर सभी लोग उस प्लेनेटरी सिस्टम को सिर्फ कल्पना मानते हैं और साथ ही इस तरीके का प्लेनेटरी सिस्टम किसी भी मॉडर्न एटलस यानी कि मॉडर्न स्टार मैप के अंदर नहीं दिखाई देता और हो सकता है कि इस तरीके के प्लेनेटरी सिस्टम के ग्रेविटेशनल मैकेनिक्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हों और डिफरेंट हों। अब रफी ENH की बातों को सुनकर उससे बोलती है कि अब तक मैं सोच रही थी कि
कॉन्क्लेव ऑफ 8 उन 8 मेंबर्स को कहा जाता है जिन्होंने मार्स पर हमला करवाया था। लेकिन अब मुझे समझ आया कि कॉन्क्लेव ऑफ 8 उस जगह का रेफरेंस है जहाँ पर जाटवाश के वो मेंबर मिले थे। अब ईएनएस से बात करने के बाद रफी रियोस के इंजीनियर होलोग्राम से मिलती है और उससे रियोस के बारे में पूछकर जाने ही लगती है कि तभी वो होलोग्राम से एक और सवाल करते हुए पूछती है कि तुम मुझे बताओगे कि ऑक्टेनरी स्टार सिस्टम के नेचुरली बनने की कितने % चांसेस हैं। रफी की बात सुनकर होलोग्राम जवाब में बोलता है कि इस बात के 0% चांसेस हैं कि एक ऑक्टेनरी स्टार सिस्टम नेचुरली क्रिएट हो सके। अब होलोग्राम की बात सुनने के बाद रफी को सब कुछ क्लियर होता दिखाई दे रहा था। वो समझ गई थी कि जिसने भी वो ऑक्टेनरी सिस्टम बनाया है उसने कई लाइट ईयर्स तक उन 8 सूरजों को शिफ्ट किया है और ऐसा जिसने भी किया होगा वो पूरे यूनिवर्स को किसी तरीके की वार्निंग देना चाहता होगा और चाहता होगा कि उसकी वार्निंग पर सबकी नजर जाए और पूरे यूनिवर्स का ध्यान खींचने का इकलौता तरीका यही था कि एक ऑक्टेनरी स्टार सिस्टम बना दिया जाए जो नेचुरली बनना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। और अब रफी को जैसे ही ये सारी बातें क्लियर होती हैं वैसे ही उसे ये भी समझ आ जाता है कि जरूर कुछ न कुछ बहुत भयानक और बुरा होने वाला है। तभी किसी ने पास्ट में इतनी मेहनत करके इस ऑक्टेनरी स्टार सिस्टम को बनाया था। अब रफी की एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी लेकिन अब बारी थी रियोस के डर के बारे में जानने की। और अब रियोस के डर के बारे में जानने के लिए ही रफी रियोस के सभी 5 होलोग्राम्स को एक साथ बैठाकर उनसे पूछताछ करने लगती है और जानने की कोशिश करती है कि जाना के बारे में वो 5 होलोग्राम क्या क्या जानते हैं और वो उसे क्या क्या बता सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सभी होलोग्राम से बात करने पर रफी को पता चलता है कि रियोस ने सभी होलोग्राम के डेटा स्टोरेज से जाना से जुड़ी हुई ऑलमोस्ट सभी जानकारी मिटा दी है। मगर फिर भी होलोग्राम से बात करने पर रफी को यह पता चल जाता है कि जाना का इब्न मैजिद शिप और कैप्टन एलेंजो विल्देमिर से जरूर कोई ना कोई लिंक है और कैप्टन एलेंजो विल्देमिर मर चुका है। अब होलोग्राम से बात करने के बाद रफी रियोस के रूम में जाती है जहां वो देखती है कि रियोस अपनी पुरानी यादों के सारे सामानों को चारों तरफ बिखेर के बैठा हुआ था और शराब में धुत हुआ पड़ा था। रियोस की ऐसी हालत देखकर रफी पहले तो उसे कॉफी देती है और फिर उससे बात करने लगती है। अब बात करते करते रियोस रफी को बताता है कि जब मैं इब्न मैजिद पर फर्स्ट ऑफिसर था तो तब मेरे कैप्टन एलेंजो विल्देमिर थे। मैं उन्हें इतना ज्यादा मानता था कि अपने दिल ही दिल में उन्हें अपना डैड मानता था। लेकिन फिर एक बार जब हम वाशी सेक्टर के अंदर थे हमारे शिप के साथ तो तभी हमें स्टारफ्लीट से ऑर्डर आते हैं कि हमें एक शिप को अपने शिप के अंदर आने देना होगा और उस शिप के अंदर 2 लोग हैं जो डिप्लोमेट हैं। वो शिप बहुत छोटा और अजीब शिप था और उस शिप के अंदर सिर्फ 2 लोगों की ही जगह थी। अब ऑर्डर मिलते ही हमने उस शिप को इब्न मैजिद के अंदर आने दिया और उनके साथ बैठकर खाना खाया और उन्हें पूरी हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड करवाई। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद कैप्टन एलेंजो विल्देमिर ने उन दोनों को बड़ी बेरहमी से मार दिया। उन दोनों को मारने के बाद कैप्टन एलेंजो ने मुझे बताया कि उन दोनों को मारने के ऑर्डर स्टारफ्लीट सिक्योरिटी की तरफ से आए थे। कैप्टन एलेंजो ने मुझे बताया था कि ये ऑर्डर इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे कि अगर हम इन ऑर्डर्स को नहीं मानते तो इब्न मैजिद के क्रू के साथ पूरे इब्न मैजिद को उड़ा दिया जाता और हमारे पूरे क्रू की मौत को एक हादसा बता दिया जाता। और फिर जब उन्होंने ये सारी बातें मुझे बताई तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा और गुस्सा भी आया और उसी गुस्से को मैंने कैप्टन एलेंजो पर उतारते हुए उन्हें बहुत ज्यादा बुरा भला कहा और मेरे इतना बुरा भला कहने की वजह से ही कैप्टन एलेंजो ने खुद को फेजर से उड़ाकर मार लिया। उनके मरने के बाद क्रू की जान बचाने के लिए मैंने सब कुछ कवर अप किया और ये कहा कि कैप्टन एलेंजो ने बिना बात के ही खुद को फेजर से उड़ा के मार लिया था और ना सिर्फ मैंने ये झूठ बोला बल्कि वो 2 लोग जिस शिप के अंदर बैठ के आए थे उस शिप को भी इब्न मैजिद से बाहर फेंक कर उस शिप के सारे एंट्री लॉक्स को मिटा दिया और उन दोनों लोगों की बॉडीज को भी स्पेस में फेंक दिया। ये सब करने के बाद मैं सदमे में चला गया था और फिर स्टारफ्लीट ने मुझे ये कहकर जॉब से निकाल दिया कि मेरा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है और मैं जॉब करने के लायक नहीं हूँ। इतना बोलने के बाद रियोस एक ड्राइंग को दिखाता है जिस ड्राइंग को उन दोनों लोगों में से एक ने तब बनाया था जब रियोस, कैप्टन एलेंजो और वो दोनों मिलकर खाना खा रहे थे। अब जैसे ही रफी उस ड्राइंग को देखती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है क्योंकि उस ड्राइंग में सोजी के फेस जैसी वाली एक लड़की होती है जिसका नाम रियोस के अकॉर्डिंग जाना होता है। अब इतना सब जानने के बाद रफी रियोस से पूछती है कि उन दोनों लोगों को मारने के लिए स्टारफ्लीट सिक्योरिटी से किसने ऑर्डर दिए थे। रफी का सवाल सुनकर रियोस जवाब में बोलता है कि ऑर्डर्स हमें कॉमोडोर ओ ने दिए थे। और अब रफी को जैसे ही ये बात पता चलती है वैसे ही वो समझ जाती है कि इन सब के पीछे चाहे सिंथेटिक्स को बैन करवाना हो चाहे उन दोनों लोगों को मारना हो, हर एक चीज के पीछे सिर्फ और सिर्फ कॉमोडोर ओ है। और अब रफी को जैसे ही ये बात पता चलती है वैसे ही उसे सब क्लियर हो जाता है। वो समझ गई थी कि जो 2 लोग इब्न मैजिद पर आए थे वो असलियत में कोई ऑर्गेनिक लाइफ नहीं बल्कि सिंथेटिक एंड्रॉइड्स थे और उनके एंड्रॉइड होने की वजह से ही उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। अब सारी बात क्लियर हो जाने के बाद रफी पूरे क्रू को एक साथ बुलाती है और एक मीटिंग रखती है। इस मीटिंग के अंदर रफी अपनी इन्वेस्टिगेशन के जरिए इकट्ठा करी गई जानकारी के बेस पर एक थ्योरी को सुनाती है और कहती है कि आज से 2 या 3 लाख साल पहले किसी ने 8 सूरजों को इकट्ठा करके एक ऑक्टेनरी स्टार सिस्टम बनाया और उन सूरजों के बीच एक प्लेनेट को रख दिया और फिर उस प्लेनेट पर एक वार्निंग छोड़ दी जिस वार्निंग को रोमुलेंस एडमोनिशन कहते हैं, यानी कि सच का आईना। वार्निंग छोड़ने वाले उन अनजान लोगों ने वार्निंग के अंदर कहा कि जो हमने किया वो तुम मत करना, सिंथेटिक लाइफ को कभी भी मत बनाना, हमने बनाई थी। और फिर हमारी ही बनाई गई सिंथेटिक लाइफ ने जब खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर कर लिया तो फिर उसके बाद उन्होंने हमें ही खत्म करना शुरू कर दिया। अब उस अनजान सिविलाइजेशन के उस
वार्निंग को छोड़ने के काफी ज्यादा लंबे समय बाद जब वो ऑक्टेनरी स्टार सिस्टम रोमुलेंस को मिला तो वो उस प्लेनेट पर भी गए जिस प्लेनेट पर वो वार्निंग थी, और फिर वो वार्निंग रोमुलेंस को मिल गई। और जैसे ही रोमुलेंस को वार्निंग मिली वैसे ही उन्होंने उस वार्निंग को इतना ज्यादा सीरियस ले लिया कि उन्होंने सबसे पहले तो रोमुलेंस कंट्रोल टेरिटरी के अंदर पूरी तरीके से एआई और सिंथेटिक लाइफ पर बैन लगा दिया। और ये बैन इतना ज्यादा सख्त था कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी को ना सिर्फ बनाने पर बैन लग गया बल्कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी के ऊपर स्टडी और रिसर्च करने पर भी बैन लग गया। और तब से लेकर अब तक रोमुलेंस ने ऐसी किसी भी टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं करा जो खुद सोच सकती हो या फिर खुद फैसले लेने में कैपेबल हो। यानी कि रोमुलेंस ने तब से लेकर अब तक पूरी तरीके से ऑटोमेशन पर बैन लगा दिया। और फिर उसके बाद जिन रोमुलेंस ने वो वार्निंग देखी थी उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा गया जाटवाश। और जाटवाश का इकलौता मकसद यही था कि पूरे यूनिवर्स के अंदर अगर कहीं भी ऑटोमेशन, एआई या सिंथेटिक लाइफ है या उसको बनाने की कोशिश की जा रही है तो पूरी तरीके से उसको मिटा दिया जाए, यहाँ तक कि उसके रिसर्च पेपर और उसके अंश तक को पूरी तरीके से मिटा दिया जाए। अब जाटवाश के बनने के बाद जाटवाश काफी लंबे टाइम तक शांत रहा और उसने किसी भी तरीके के मिशन को अंजाम नहीं दिया, क्योंकि इस बीच पूरे यूनिवर्स के अंदर कहीं भी सिंथेटिक लाइफ को बनाने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन आज से ठीक 30 या 40 साल पहले धरती पर डॉक्टर नॉनिन सॉन्ग ने सबसे पहले सिंथेटिक लाइफ डेटा को बनाया। और डेटा के बनते ही जैसे ही जाटवाश को ये बात पता चली कि इंसानों ने सिंथेटिक लाइफ पर काम करना शुरू कर दिया है, वैसे ही फिर से वो एक्टिव हो गए। और फिर जाटवाश की एक एजेंट जो कि आदि रोमुलन और आदि वल्कन थी, उसने स्टारफ्लीट ज्वाइन किया और तरक्की करते करते स्टारफ्लीट सिक्योरिटी की हेड बन गई। और फिर उसने अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर मार्स पर हमला करवाया और मार्स पर काम कर रहे सिंथेटिक्स के हाथों इंसानों को मरवा दिया। और फिर उसके बाद फेडरेशन को मार्स की सिचुएशन दिखाकर सिंथेटिक्स पर पूरी तरीके से बैन लगवा के जितने भी बचे कुचे एंड्रॉइड्स थे सबको बंद और डिसमेंटल करवा दिया। लेकिन कॉमोडोर ओ का मकसद खत्म नहीं हुआ था। उसने आज से ठीक 9 साल पहले अनजान प्लेनेट से आए 2 एंड्रॉइड्स को इब्न मजिद पर मरवा दिया। और फिर तब से लेकर अब तक कॉमोडोर ओ उस प्लेनेट को ढूंढ रही है जिस प्लेनेट से वो 2 सिंथेटिक एंड्रॉइड्स आए थे। वो एंड्रॉइड्स जिनको ब्रूस ने बैन के बाद एक अलग अनजान प्लेनेट पर जाकर बनाया था। और अब फाइनली सोजी की मदद से कॉमोडोर ओ के लोगों को उस प्लेनेट की लोकेशन मिल गई है जिस प्लेनेट पर ब्रूस ने सभी सिंथेटिक एंड्रॉइड्स को बनाया और उसके एंड्रॉइड्स आज भी वहीं रह रहे हैं। अब पूरे क्रू के साथ सोजी भी रफी की ये सारी बातें सुन रही थी। और अब रफी की ये सारी बातें सुनने के बाद सोजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है खुद पर ही। उसे खुद पर इसलिए गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो सोच रही थी कि वो कितनी बेवकूफ है कि उसने अपनी बेवकूफी के चक्कर में अपने सभी भाई बहनों की जान खतरे में डाल दी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सोजी अपने भाई बहनों की जान बचाने के लिए रियोस के शिप को हैक कर उसे अपने कंट्रोल में ले लेती है। और फिर उसके बाद रियोस के शिप को उस डायरेक्शन में मोड़ देती है जिस डायरेक्शन में उसका होम प्लेनेट था। अब यहाँ पर आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि जब सोजी को ये बात पता ही नहीं थी कि उसका घर कहाँ पर है, उसके लोग कहाँ पर हैं, तो फिर उसने रियोस के शिप को अपने होम प्लेनेट की तरफ कैसे मोड़ दिया? तो इस सवाल का जवाब सीधा सीधा यही है कि सोजी को अब तक अपनी असलियत नहीं पता थी, लेकिन अब उसे ये बात पता है कि वो एक एंड्रॉइड है। और क्योंकि सोजी एक एंड्रॉइड है और उसकी सारी मेमोरी और डेटा उसके भाई बहनों के साथ एक बड़े से सर्वर में स्टोर होता है, तो सोजी ने वही सर्वर एक्सेस कर लिया होगा और उसे पता चल चुका होगा कि उसका घर कहाँ पर है। अब यहाँ पर मैं ये भी क्लियर कर दूं कि सोजी इससे पहले अपने घर को इसलिए नहीं ढूंढ पाई थी क्योंकि जिस तरीके से जब तक हमें ये बात पता नहीं होगी कि इंटरनेट नाम की कोई चीज होती भी है, तब तक हम भी अपने कंप्यूटर के अंदर सिर्फ पेंटिंग ही बनाते रहेंगे, गूगल पर जाकर चीजें सर्च नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही हमें पता चलेगा कि इंटरनेट नाम की कोई चीज भी है, तो वैसे ही हम ब्राउजर पे जाके चीजों को ढूंढने लगेंगे। लेकिन क्योंकि हम पहली बार इंटरनेट को एक्सेस कर रहे होंगे, तो पहली बार में हम अपनी पसंद की चीजों को ज्यादा एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अपनी पसंद की चीजों को एक्सेस करने के लिए धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरे इस एग्जाम्पल को वो लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जो 1990 से लेकर 2000 के बीच में पैदा हुए हैं। बैक टू द स्टोरी, रियोज अपने शिप को हैक होता देख हैरान रह जाता है और सोजी से डरने लगता है, क्योंकि रियोज सोचने लगता है कि जिस एंड्रॉइड ने उसके शिप को सिर्फ 2 मिनट में हैक कर लिया, तो उसके जैसी पूरी एंड्रॉइड की सिविलाइजेशन क्या क्या कर सकती होगी, और क्या इतनी खतरनाक सिविलाइजेशन को बचाना इंसानी सिविलाइजेशन के हक में है भी या नहीं, या फिर हम खुद ही अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये सब सोचते हुए रियोज के दिमाग में एक पल के लिए ये भी ख्याल आता है कि कहीं वो वार्निंग सच तो नहीं थी। अब रियोज ये सब सोचते हुए सोजी को कंट्रोल उसके हाथ में देने के लिए बोलता है, लेकिन सोजी मानती नहीं है। और रियोज अपने कंट्रोल सेंटर तक इसलिए नहीं जा पा रहा था क्योंकि सोजी ने कंट्रोल सेंटर और रियोज के बीच एक शील्ड को क्रिएट कर दिया था और उस शील्ड को पार नहीं किया जा सकता था। लेकिन तभी रियोज के दिमाग में एक बात आती है और फिर उसके बाद रियोज एक गाना गाना शुरू कर देता है, और जैसे ही रियोज गाना गाता है वैसे ही वो शील्ड हट जाती है। और अब शील्ड को हटता देख सोजी रियोज के सामने रिक्वेस्ट करते हुए उससे बोलती है कि प्लीज मुझे मेरे भाई बहनों के पास ले चलो, उन लोगों की जान खतरे में है। अब रियोज सोजी की मासूमियत और उसकी लाचारी को देखकर सोजी के होम प्लेनेट के लिए बनाए गए सोजी के शॉर्टकट के रास्ते पर ही चलते हुए सोजी के होम प्लेनेट की तरफ निकल पड़ता है। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जब रियोज का शिप सोजी के होम प्लेनेट की तरफ बढ़ रहा होता है, तो रास्ते में पिकार्ड और रियोज कैप्टन एलेंजो के बारे में बात करते हैं, और साथ ही पिकार्ड रियोज को यकीन दिलाता है कि सिंथेटिक बुरे नहीं हैं। जैसे इंसानों में हर तरीके के लोग होते हैं, वैसे ही सिंथेटिक्स में भी हैं। अब यहीं पर हमें यह भी पता चलता है कि पिकार्ड कैप्टन एलेंजो को जानता था, और पिकार्ड एलेंजो को इसलिए जानता था क्योंकि एलेंजो
जो पिकार्ड की एक क्लासमेट कैप्टन मार्था के शिप पर फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर काम करता था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसी तरीके से बात करते करते फाइनली सब लोग सोजी के होम प्लेनेट तक पहुंच जाते हैं और अब जैसे ही रियोश का शिप वहां पहुंचता है वैसे ही उनके पीछे पीछे नेरिक का शिप भी सोजी के होम प्लेनेट तक पहुंच जाता है और यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो क्या फाइनली सोजी अपने असली परिवार से मिल पाएगी या फिर जाटवास अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा और सारे सिंथेटिक मारे जाएंगे? और आखिर में सिर्फ एक ही सवाल, क्या पिकार्ड अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? क्या वो सोजी और बाकी एंड्रॉइड्स और सिंथेटिक को बचा पाएगा और ये साबित कर पाएगा कि सिंथेटिक बुरे नहीं होते? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।